गुड मॉर्निंग। आप लोग बिल्कुल रेडी हो? कल हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए, है ना। कल से याद आया कि कल आप लोग हम तक बड़ी प्यारी प्यारी बात पहुंचाए। जैसे बलराम जी ये हमसे पूछना चाह रहे थे कि सर आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कि आप की तबीयत कैसी है, आप ठीक है ना। हम सभी स्टूडेंट बहुत केयर करते हैं आपका। गॉड आपको ठीक रखें। अगर गॉड को कुछ करना हो तो सर के बदले हमको कर लें। बलराम जी इतनी छोटी सी उम्र में आप कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी दुआ मांग लिए, ये आपको भी नहीं पता है। आपको पता है हमेशा हम फील करते हैं कि हम बड़े भाई हैं और आप लोग छोटे भाई हैं, बट हमेशा बीच बीच में आप लोग कुछ न कुछ ऐसा काम कर देते हो कि यार ये सिचुएशन उल्टा हो जाता है। हमको ही फील होने लगता है कि नहीं हम ही छोटे भाई हैं, आप लोग बड़े भाई हो। खैर आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, हम बिल्कुल ठीक हैं, मस्त हैं, फिट हैं। जब आप लोग इतनी दुआ कर रहे हो यार तो हमको क्या हो सकता है, हम बिल्कुल फिट हैं। बस आप लोग ध्यान रखें और आप लोग अपना ख्याल रखें। अभी इस सिचुएशन में आपको अपना केयर करने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लोगे, आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा सेफ़ रखोगे, अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा सेफ़ रखोगे। कोई भी ऐसा काम आपको हड़बड़ी में या फिर किसी भी वजह से नहीं करना है जिससे आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। बिल्कुल आप सेफ़ रखने की कोशिश करोगे और जितना आप प्रिकॉशन ले सकते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लोगे। आप अपने आप को सेफ़ रखो, आप अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा सेफ़ रखो। राहुल जी बार बार हम तक ये बात पहुंचा रहे थे, हमको ये कह रहे थे सर यू आर द गॉड ऑफ केमिस्ट्री। अब इसके आगे हम क्या बोलें यार, हम क्या बोल सकते हैं। बस इतना ही बोलेंगे कि राहुल प्लीज़ यार इतनी बड़ी रिस्पेक्ट, इतना बड़ा ऑनर आप हमें ना दें। आप इतनी बड़ी रिस्पेक्ट देकर आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मेरी ज़िम्मेदारी को कितना बढ़ा दिए ये आपको भी नहीं पता। चलिए ये सब बात से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली हमको। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो और बिल्कुल सेफ़ रहने की कोशिश करो और बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ना है। आज हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। वो चेंज ये है कि आपको याद होगा जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ते थे तो हिंदी का 12th का बैच अलग था और इंग्लिश का 12th का बैच अलग था, बट यहाँ पर हम लोग दोनों मिक्स करके पढ़ रहे हैं। नहीं, हिंदी में भी डिफिनेशन लिखना पड़ रहा है और इंग्लिश में भी हम लोग डिफिनेशन देख रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। तो हम एक बड़ा मज़ेदार तरकीब निकाले हैं, बड़ा अच्छा चीज़ सोचे हैं कि हम इंग्लिश का डिफिनेशन तो लिखें, बट जो हम हिंदी का डिफिनेशन बोर्ड पे लिखने वाले थे वही डिफिनेशन आपको स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम जो हिंदी लिखते तो वो समय बच जाएगा। इससे उसी सेम 1 आवर में, 1 घंटे में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ सकेंगे। तो ये आज हम लोग चेंज करने वाले हैं। आपको हिंदी का जो डिफिनेशन है आपके स्क्रीन पर आएगा और इंग्लिश हम लिख देंगे, तो इससे थोड़ा सा समय हम लोग का बचेगा। ये हमको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ये कैसा होता है। और आप लोग एकदम ये ध्यान रखना है कि आप याद करो कितनी डिसिप्लिन के साथ हम लोग क्लासरूम में पढ़ते थे। जब क्लास स्टार्ट होता था तो आपको कुछ भी काम की इजाज़त नहीं थी। आप कुछ भी इधर उधर कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको हम हमेशा कहते थे कि आप बिल्कुल मेरे साथ कंसंट्रेट करिए, आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए, आप पूरा ध्यान यहाँ पर रखिए। और इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। समझना तो है ही यार, समझना तो है ही, और समझने के साथ साथ आप इस पोजीशन में चले जाओगे कि लगेगा कि लगभग हमको याद हो गया, है ना। अगर आप पूरी तरह से यहाँ पर कंसंट्रेट करोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि 90%, 95% हमको तो याद हो गया। तो आपको
जिस तरह से आप लोग जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ते थे, बिल्कुल वही अंदाज आपको यहाँ पर भी रखना है। आप जिसमें हम पढ़ा रहे हो, आपको कोई भी साइड एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई साइड एक्टिविटी एकदम ना करें, एकदम पूरी तरह से कंसंट्रेट करें यहाँ पर। जब हम कभी कुछ क्वेश्चन पूछें या कुछ हम बोलने के लिए कहें, तब आपको कुछ ना कुछ बोलना है, जो क्वेश्चन हम पूछें या जो बोलने के लिए हम कहें। अदरवाइज़ आप बिल्कुल कंसंट्रेट करोगे यहाँ पर, है ना, ताकि हम लोग समझेंगे तो यार है ही, समझना तो है ही, समझने के साथ साथ उसी समय याद हो जाए। इस टाइप से हम लोग को पढ़ना है, इतना ज़्यादा मेहनत हम लोग को करना है। ओके, तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें, है ना। इसको रखते हैं। चलो, तो आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करें। कल हम लोग क्या पढ़े थे? एब्जॉर्प्शन, है ना, और एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। नहीं, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले तो हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़े थे, और उसके बाद फिर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस हम लोग पढ़े थे। ओके, और आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सॉप्शन। क्या चीज़? सॉप्शन। इसको हिंदी में कहते हैं शोषण। हिंदी में क्या कहोगे? शोषण। ठीक है, इंग्लिश में उसको हम लोग को कहना है सॉप्शन। और अब एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर किन्हीं का पहला, दूसरा, तीसरा क्लास छूट गया है और डायरेक्ट आज का क्लास आप कर रहे हो, तो भी ज़्यादा डरने और ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करोगे तो 100% यहाँ से भी समझना एकदम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप आराम से उसको रिवाइज़ करके फिर स्ट्रॉन्ग रूप से आ जाना। लेकिन डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्लास छूट गया है, अगर आप पूरी तरह से यहाँ पर अभी से भी कंसंट्रेट करोगे तो 100% समझ में आएगा। इसलिए आप पूरी तरह से फोकस करना है यहाँ पर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा पीछे का चीज़ हमको बताओ तो। जैसे ये एक सब्सटेंस है, मान लेते हैं बिस्किट ही है। इस बिस्किट के सरफेस पे, आपको तो याद होगा किसको सरफेस बोलेंगे, किसको इंटरनल पार्ट बोलेंगे, है ना। सरफेस हम लोग इसको कहते थे, इसी को ना सरफेस कहते थे रे। और इंटरनल पार्ट किसको बोलोगे? इसको इंटरनल पार्ट किसको बोलेंगे? इसी को बोलेंगे ना, इंटरनल पार्ट। और इसको क्या बोलोगे? इसको सरफेस। तो ये एक सब्सटेंस है। अगर इस सब्सटेंस के इंटरनल पार्ट में नहीं, अगर सरफेस पे कोई दूसरा सब्सटेंस आया, नहीं, सरफेस में अगर कोई दूसरा सब्सटेंस आया, लो दिखा देते हैं। देखो, एक दूसरा सब्सटेंस इसके सरफेस पे आ गया। तो अगर कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे आता था तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते थे? एडजॉर्प्शन। तो हम लोग नीचे में लिख दिए कि भाई ये तो पुराना वाला टॉपिक है, एडजॉर्प्शन। कितनी बार हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, है ना। तो अगर सरफेस पे आया कोई दूसरा सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है और इसके सब्सटेंस के कहाँ पर आया रे? सरफेस पे आया। अगर सरफेस पे आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडी एडजॉर्प्शन। अच्छा चलो आगे बढ़ो, ये भी बता दो हमको फटाक से। ये एक सब्सटेंस है, इंटरनल पार्ट कौन सा हुआ? ये या फिर ये? चलो, इंटरनल पार्ट ये हुआ सरफेस, ये हुआ इंटरनल पार्ट। अगर कोई एक सब्सटेंस इसके इंटरनल पार्ट में चला आया, दिखा दो इंटरनल पार्ट में आना। कैसे दिखाओगे? लीजिए हम लोग दिखा दिए, यही हुआ इंटरनल पार्ट में आना। नहीं, तो अगर कोई एक सब्सटेंस इसके इंटरनल पार्ट में आया, अंदरूनी भाग में आया, सतह पे नहीं, सरफेस पे नहीं, अगर अंदरूनी भाग में आया, तब उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते थे? एब्जॉर्प्शन। यस, AB, यहाँ पर B, यहाँ पर D, तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ये दोनों तो भाई हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से बहुत अच्छे से। अगर सरफेस पे आया तो AD एडजॉर्प्शन, अगर इंटरनल पार्ट में आया तो AB मतलब एब्जॉर्प्शन। अगर सरफेस पे आया तो एडजॉर्प्शन, और अगर इंटरनल पार्ट में आया तो एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस के सरफेस पर भी कोई सब्सटेंस आ जाए, ठीक है, सरफेस पे भी कोई सब्सटेंस आ जाए और इंटरनल पार्ट में भी आ जाए,
समझ में आया? सरफेस, सिर्फ अगर सरफेस पे आया तो एडजॉर्प्शन, सिर्फ अगर इंटरनल पार्ट में आया तो एब्जॉर्प्शन, है ना? सिर्फ अगर सरफेस में आया, सिर्फ अगर सरफेस में आया तो एडजॉर्प्शन, अगर सिर्फ इंटरनल पार्ट में आया तो एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर सरफेस के साथ साथ इंटरनल पार्ट में भी आ गया तब इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस काम को, इस घटना को, इस फिनोमिना को कहते हैं सॉर्प्शन। तो आप इसके नीचे लिख दो कि ये हुआ आपका सॉर्प्शन। कुछ समझ में आया? सॉर्प्शन किसको बोलोगे? सॉर्प्शन भी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के जैसा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक घटना है। और इसमें होगा क्या? एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के साथ साथ इंटरनल पार्ट में भी आता है, दोनों जगह आता है, तब फिर उस फिनोमिना को हम लोग बोल देंगे सॉर्प्शन। समझ में आ गया? अगर सरफेस पे आया तो एडजॉर्प्शन, अगर इंटरनल पार्ट में आया तो एब्जॉर्प्शन, अगर सरफेस पे आया तो एडजॉर्प्शन, और अगर इंटरनल पार्ट में आया तो एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर सरफेस के साथ साथ इंटरनल पार्ट अगर दोनों में आ गया तब उसको हम लोग बोलेंगे सॉर्प्शन। सरफेस पर भी आ जाए और इंटरनल पार्ट में भी आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? सॉर्प्शन। समझ में आया? अब चलो उसका अगर डिफिनेशन बनाना है, इसका अगर सॉर्प्शन का अगर डिफिनेशन बनाना है तो आप क्या बनाइएगा? दो तरीके से आप इसका डिफिनेशन दे सकते हो, दो तरीके से, अच्छे से देखना। सबसे पहला बात तो आप ये बोल दो कि वैसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस का कण, एक सब्सटेंस का पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के साथ साथ इंटरनल पार्ट में भी चला आता है, नहीं, सरफेस के साथ साथ इंटरनल पार्ट में भी चला आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। आप ये भी कह सकते हो, और या नहीं तो आप ऐसा बोलो, सरफेस पे आना, ये वाला हुआ ना रे, देखो सरफेस पे आया है ना, तो सरफेस पे आना तो ये हुआ, ये मतलब ये एडजॉर्प्शन। तो अगर तुम सरफेस को ध्यान दो तो लगेगा कि एडजॉर्प्शन हुआ है, और इंटरनल पार्ट में भी तो आया है, और इंटरनल पार्ट में आना क्या हुआ? ये हुआ, ये नहीं, तो इंटरनल पार्ट में आना ये हुआ मतलब एब्जॉर्प्शन। तो अगर इसमें गौर करें तो हमको सरफेस पे भी आता हुआ दिख रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन भी दिख रहा है, और इंटरनल पार्ट में भी आता हुआ दिख रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन भी दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एडजॉर्प्शन भी हुआ है और एब्जॉर्प्शन भी हुआ है, एडजॉर्प्शन भी हुआ है और एब्जॉर्प्शन भी हुआ है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी डिफिनेशन बना सकते हो। क्या बोलोगे पता है? वैसा प्रोसेस, है ना, वैसा प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। वैसा प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सॉर्प्शन कहते हैं। ओके, तो दो तरीका हुआ डिफिनेशन देने का। आप समझ पाए? दोनों तरीका कौन कौन हुआ? पहला तरीका तो ये हुआ, आप ये बोलो, वैसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस का पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के साथ साथ इंटरनल पार्ट में भी संचित हो जाता है, सरफेस के साथ साथ इंटरनल पार्ट में भी एक्यूमुलेट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे सॉर्प्शन। और या नहीं तो दूसरा तरीका ये बोलो कि वैसा प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन बनाते हैं। तो पहले ना हिंदी ही डेफिनेशन हम लोग सोचते हैं, वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको कॉपी करोगे या फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लोगे, हम इंग्लिश में लिखेंगे। ओके, तो हिंदी का डेफिनेशन क्या बोलोगे? बोलो। वह प्रोसेस, सबसे पहली बात तो सॉर्प्शन जो है वो भी एक प्रक्रिया है, वो भी एक काम है, वो भी एक प्रोसेस है। जिस तरह से एडजॉर्प्शन एक प्रोसेस था, एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस था, उसी तरह से सॉर्प्शन भी क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया यार, काम कुछ हो रहा है। जैसे दौड़ना एक प्रोसेस है, दौड़ना कुछ हो रहा है ना, टहलना एक प्रोसेस है, खाना एक प्रोसेस है, ठीक उसी तरह से सॉर्प्शन भी क्या है? एक प्रोसेस है। अच्छा, ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है भाई? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, नहीं, दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे? सोचो। वह प्रोसेस, यही बोलोगे ना, वह प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन तथा एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रियाएं, वह प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन तथा एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे सॉर्प्शन कहते हैं।
ओके, वह प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन तथा एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। मतलब सरफेस पे भी आएगा और इंटरनल पार्ट में भी आएगा। सरफेस पर आया मतलब एडजॉर्प्शन भी हुआ, और इंटरनल पार्ट में आया मतलब एब्जॉर्प्शन भी हुआ। नहीं तो एडजॉर्प्शन भी हुआ है और एब्जॉर्प्शन भी हुआ है, दोनों प्रोसेस एक साथ हुई हैं। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे भाई, द प्रोसेस। सबसे पहले तो आप यही बोलोगे, द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। कौन कौन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है भाई, एक साथ। तो चलिए दोनों में हम लोग कर दिए, द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड सॉर्प्शन। हिंदी इंग्लिश हम लिख रहे हैं, और हिंदी जो अभी हम लोग डेफिनेशन देखे वो देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और आप उसको लिखोगे। इंग्लिश में क्या लिखें बोलो, द प्रोसेस इन विच, नहीं द प्रोसेस इन विच, हिंदी वाले तब तक पढ़ो इसको अच्छे से पढ़ो, द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन, the process in which adsorption and absorption, नहीं, the process in which adsorption and absorption both processes takes place, both processes takes place simultaneously is called sorption. Both processes takes place simultaneously is called sorption. कोई प्रॉब्लम? देखिए इंग्लिश में भी हो गया, हिंदी में हो गया। इंग्लिश में क्या बोलोगे, द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड सॉर्प्शन। हिंदी में क्या होगा भाई, वह प्रक्रिया या फिर वह प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन तथा एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं उसे सॉर्प्शन कहते हैं, है ना। अगर सिर्फ सरफेस पे आया तो एडजॉर्प्शन, अगर सिर्फ इंटरनल पार्ट में आया तो एब्जॉर्प्शन, लेकिन अगर सरफेस के साथ साथ इंटरनल पार्ट दोनों में आ गया मतलब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अगर दोनों हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन। कोई प्रॉब्लम? तो अगर एक चीज़ और लिख सकते हो आप लोग, अच्छा चलो पहले आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको हटा के फिर हम लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिए आप लोग, इसको अब हम हटा दें। अच्छा चलो देखो, तो सॉर्प्शन को हम लोग कुछ इस अंदाज में लिख सकते हैं क्या, सॉर्प्शन इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या सीख पाए कि सॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, सरफेस में भी आता है और इंटरनल पार्ट में भी आता है। तो अगर हम ऐसा लिखें, सॉर्प्शन इज इक्वल टू एडजॉर्प्शन, बोलो ये सही या गलत? गलत, क्योंकि एडजॉर्प्शन अगर आप लिखें इसका मतलब है सिर्फ सरफेस पर लाए हो आप, सिर्फ सरफेस पे नहीं, बट सॉर्प्शन में तो दोनों जगह आता है, सरफेस पे भी आता है और इंटरनल पार्ट में भी आता है। तो बोलो ऐसा क्या करें जो फिर वो करेक्ट हो जाए, तो आप ऐसा करो, एब्जॉर्प्शन भी लिखो यहाँ पर,
अब बताइए क्या सिचुएशन बन रहा है। एडजॉर्प्शन लिखे मतलब सरफेस पे आया, एब्जॉर्प्शन लिखे मतलब इंटरनल पार्ट में आया, बट सॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, सरफेस पे भी आता है, इंटरनल पार्ट में भी आता है, दोनों होता है। इस दोनों का कंबाइंड है ये, इस दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, नहीं, इस दोनों का सम्मिलित रूप है ये। तो आप क्या करोगे, इस दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। अब बताइए इक्वेशन सही काम कर रहा है। सॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो लिख दिए सॉर्प्शन इज इक्वल टू एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन को आप इस अंदाज में भी लिख सकते हो। अब इसको आप लोग क्या करोगे पता है, फिगर के नीचे लिख देना। ओके, फिगर जो आप बनाए थे ना यहाँ पर, उसके नीचे आप इसको लिख दोगे। उसके बाद फिर न्यू टॉपिक हम लोग देखेंगे। लेकिन न्यू टॉपिक पर जाने के पहले आप ज़रा सा सोचो तो, सॉर्प्शन का कोई एग्जाम्पल सोचो तो, कोई एग्जाम्पल मन में लाओ जिसमें कि सरफेस पे भी जाता हो, इंटरनल पार्ट में भी जाता हो। अगर हम बिस्किट वाला एग्जाम्पल को याद करें, है ना, बिस्किट वाला एग्जाम्पल को, तो बिस्किट को हम लोग थोड़ा देर के लिए, कुछ देर के लिए हम लोग दूध में या चाय में डाले थे, तुरंत निकाल लिए थे, वो कड़ा वाला जो बिस्किट था। तो उसमें ऐसा करने से हुआ क्या कि हम जब उसका सरफेस छूते थे तो सरफेस उसका गीला था, ऐसे ऐसे हाथ से हटाते थे तो उसका सरफेस हट जाता था। मतलब क्या, उसके सरफेस पे दूध या चाय आ चुका है सरफेस पे, बट जब हम उसको तोड़ते थे तो इंटरनल पार्ट उसका हमको सूखा मिलता था, क्योंकि कुछ ही सेकंड के लिए डाले थे। तो इंटरनल पार्ट का सूखा मिलना ये बता रहा है कि इंटरनल पार्ट में नहीं गया है, सिर्फ सरफेस पे गया है, मतलब वो एडजॉर्प्शन है, सिर्फ सरफेस पे जाना एडजॉर्प्शन था। अच्छा, स्पंज वाला एग्जाम्पल जो था, स्पंज में हम लोग क्या देखे थे कि पानी स्पंज के अंदर गया था, बट ऊपर से हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि अंदर में पानी है, अंदर में पानी गया है या नहीं गया है। नहीं, ऊपर से क्लियर पता नहीं चल रहा था, वो अंदर में पानी बोल रहा था आप बैठो ना, तब हम बताएंगे कि हम हैं या नहीं है। बट ऊपर से हमको कुछ पता नहीं चल रहा था कि पानी अंदर में है या नहीं है। नहीं, ऊपर से हमें कुछ नहीं पता चल रहा था, सरफेस लग रहा था कि ना, लगता है नहीं है, तो सरफेस पर नहीं दिख रहा था, सरफेस पे नहीं लग रहा था, लेकिन इंटरनल पार्ट में था। मतलब सरफेस पे नहीं है, इंटरनल पार्ट में है, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा था, एब्जॉर्प्शन। अब थोड़ा सा और अपने माइंड को ऊपर करो, पेंट करना है हमको। आप बिस्किट वाला एग्जाम्पल को बोल चुके हो एडजॉर्प्शन, स्पंज वाले एग्जाम्पल को आप एब्जॉर्प्शन बोले। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाना, अगर पेंट आप दीवार पर करते हो, ठीक है, तो जब आप दीवार पर पेंट करोगे तो पेंट सिर्फ सरफेस पे जाता है, लेकिन उसी पेंट को जो आप दीवार पर कर रहे थे ना, उस पेंट को क्या करो आप कॉटन पर करो। कॉटन को जनरली हम लोग जो है अपना आम भाषा में कह देते हैं सूती कपड़ा। नहीं, आप सूती कपड़ा का, कॉटन का ना 4-5 आप परत ले लो, थोड़ा सा उसको मोटा कर दो। अब उसके ऊपर पे ना आप पेंट करो, वही पेंट जो आप दीवार पर करते थे। तो दीवार पर पेंट करना एडजॉर्प्शन हुआ। कैसे? पेंट दीवार के सिर्फ सतह पर गया है, इंटरनल पार्ट में नहीं गया उतना, सिर्फ सरफेस पे गया, तो सिर्फ सरफेस पे जाना एडजॉर्प्शन है। लेकिन उसी पेंट को अगर आप जो सूती कपड़ा आप लिए हुए हो, उसका 5-6 परत आप लिए हुए हो, उसके सबसे ऊपर वाले परत पर आप पेंट करो, सबसे ऊपर वाले परत पर पेंट करो। तो जब सबसे ऊपर वाले परत पे पेंट करोगे तो ऊपर से ही आपको पेंट दिखेगा। अगर आप ग्रीन कलर का पेंट ऊपर में किए हो तो आपको वो ग्रीन कलर दिखेगा। तो ग्रीन कलर का दिखना बता रहा है, ग्रीन कलर ऊपर से दिखना बता रहा है कि पेंट उस कॉटन के, उस सूती कपड़ा के ऊपर में है, सरफेस में है, मतलब एडजॉर्प्शन हुआ है। एडजॉर्प्शन हुआ है, नहीं सरफेस ऊपर से ही दिख रहा है कि अरे तुम तो ग्रीन कलर चढ़ाए हो। अगर आप रेड कलर ऊपर में ऐसे लगाते तो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ हमने रेड कलर चढ़ाया है। तो ऊपर से ही दिखना, ऊपर से ये दिखना बता रहा है कि सरफेस पे है वो कलर, वो पेंट सरफेस पे है, सरफेस पे गया है। और अगर सरफेस पे गया तो उसको आप क्या बोलोगे? एडजॉर्प्शन। लेकिन उस कपड़ा का पहला परत आप हटाओ, पहला लेयर ऐसे हटाओ, तो जैसे आप पहला परत हटाओगे तो नीचे भी चला गया है, नहीं नीचे भी रिस गया है। दूसरा वाला भी परत देख रहे हैं कि उसी कलर में चला गया, दूसरा वाला परत में भी कलर चला गया है।
दूसरा वाला परत को रद्द करे, तीसरे परत में भी है, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पेंट डाल दिए हो तो चौथे परत में भी चला गया है, धीरे धीरे रिश्ता जाएगा, वो रिश्ता जाएगा। तो अब इस घटना से, इस कहानी से हम क्या सीख पाए? ऊपर से जब हम देख रहे थे तो हमको कलर साफ साफ दिख रहा था, इसका मतलब ऊपर में कलर है, सरफेस पर कलर है, सतह पर कलर है, सबसे ऊपरी वाले भाग पे कलर है, मतलब एडजॉर्प्शन हुआ है। और जब हम पहले परत को हटाए तो हम क्या देख रहे थे कि उसका जो दूसरा परत है ना, उसमें भी कलर पहुंच चुका है, इसका मतलब इंटरनल पार्ट में भी रिस गया, इंटरनल पार्ट में भी चला गया। और इंटरनल पार्ट में जाना क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो उस पूरे स्टोरी को अगर देखा जाए, उस पूरे स्टोरी से सीखा जाए तो हम यही सीखते हैं कि सरफेस पर भी कुछ कुछ कलर रहा और अंदर में भी कलर रिसा, नहीं, सतह सबसे ऊपरी वाली भाग में भी कलर रहा और उस कपड़े के अंदरूनी भाग में भी कलर रिस गया, कलर चला गया। मतलब क्या? एडजॉर्प्शन भी हुआ, चूँकि सतह पर रहा कलर, सतह पर पेंट रहा तो एडजॉर्प्शन भी हुआ, और इंटरनल पार्ट में भी चला गया, मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है पेंट का उस कपड़े पर करना, पेंट का उस कपड़े पर करना में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हमको दिख रहा है, एक ही साथ दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ये एग्जाम्पल किसका है? सॉप्सन का। नहीं समझ में आया ना कैसे हम लोग बोल दिए कि ये पेंट करना कपड़े के ऊपर सॉप्सन का एग्जाम्पल है। ये पूरी तरह से समझ में आया, क्योंकि जब हम पेंट किए तो सरफेस पर पेंट साफ साफ दिख रहा था, मतलब सरफेस पर पेंट है, मतलब एडजॉर्प्शन हुआ। और जब हम परत हटाए तो हम क्या देखे? कलर अंदर भी रिस गया है, दूसरे परत में भी चला गया है। दूसरा परत हटाए तो देखे तीसरे परत में भी चला गया है, मतलब वो कलर सरफेस पे तो है ही, साथ साथ अंदर भी रिस गया है। तो सरफेस पे है ही मतलब एडजॉर्प्शन हुआ है, अंदर भी रिसा मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ। और हम क्या देखें कि ये दोनों काम एक ही घटना में हुआ है, ये दोनों प्रोसेस एक ही जगह पर हो रहा है। और जब 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 कहीं पर ऐसा दिखे कि हाँ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक ही साथ हो रहा हो, तो फिर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉप्शन। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे, इसको लिख लेना है, ठीक है? तो अगर लेना है तो ले लो। चलो हटा दें हम इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलें अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हम लोग का है वो है हीट। ठीक है, हीट मतलब आप समझ रहे हो, उष्मा। इसी का दूसरा नाम है इंथैल्पी। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है भाई? इंथैल्पी। ठीक है, हीट और इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, हीट और इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अधिशोषण की उष्मा। जब आप नोट्स बनाइएगा तो बगल में आप लिख भी सकते हो अधिशोषण की, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण हुआ ना, अधिशोषण ऑफ का मतलब का या फिर की, अधिशोषण की उष्मा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग का है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण की उष्मा। अब यार हीट, उष्मा, उष्मा का ही दूसरा नाम, हीट का ही दूसरा नाम एंथैल्पी है। तो दोनों में से जो आपको नाम अच्छा लगे लेके आगे बढ़ो। तो हीट से अनजान आप थोड़े हो। हीट, उष्मा को बहुत अच्छे से आप जानते हो। धूप में आप बैठ जाओ तो आपको उष्मा मिलती है। कोई चीज़ को आप जला दो तो वहाँ से भी उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा निकलती है। नहीं, आप अपने घर का जो गैस चूल्हा है उसको ऑन करो तो वहाँ पर से भी हीट या फिर उष्मा निकलती है। नहीं, तो हीट हिंदी में उसको बोलेंगे उष्मा, गर्मी, है ना। इसी का दूसरा नाम है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन।
है ना, उष्मा लेकिन एडजॉर्प्शन से संबंधित, उष्मा लेकिन एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्प्शन की उष्मा, धूप की उष्मा नहीं, लकड़ी के जलने पर निकलने वाली उष्मा नहीं, गैस चूल्हा को ऑन करने के बाद निकलने वाली उष्मा नहीं, एडजॉर्प्शन की उष्मा, है ना, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की उष्मा। इसका मतलब हो ना हो, ये उष्मा कुछ ऐसा है, ये वाला जो उष्मा है, हीट है, गर्मी है, वो कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं नहीं कहीं अधिशोषण से संबंधित होगा, एडजॉर्प्शन से संबंधित होगा, है ना, क्योंकि ये अधिशोषण की उष्मा है। हीट तो है बट किसका है, ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन अधिशोषण की उष्मा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो गर्मी है, ये जो हीट है, ये जो उष्मा है, ये जो इंथैल्पी है, ये कैसे एडजॉर्प्शन से संबंधित है और आखिर ये है क्या। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आप पहला क्लास को याद करिए। आप पढ़े थे पहला या दूसरा क्लास में, हम आपको बताए थे एडजॉर्बेंट, है ना, एडजॉर्बेंट, बिस्किट को आप एडजॉर्बेंट कहते थे। देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये है आपका बिस्किट जिसको आप लोग कहते थे एडजॉर्बेंट। नहीं, अब चलिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं दूध। ठीक है, तो दूध को हम लोग बोलते थे एडजॉर्बेट। अब यहां पर ना, यहीं पर थोड़ा सा क्लियर कर लो, अच्छे से याद रख लो कि एडजॉर्बेट आप किसको कहते थे, याद करो। एडजॉर्बेट उस पदार्थ को कहते थे, एडजॉर्बेट उस पदार्थ को कहते थे जो सतह पर जाता था। याद आ रहा है, एडजॉर्बेट उस पदार्थ को कहते थे जो सतह पर जाता था, सतह पर जाता था। एडजॉर्बेट हम लोग उसको कहते थे जो सतह पर जाता था। नहीं, एडजॉर्बेट हम लोग उसको कहते थे जो सतह पर जाता था। जैसे दूध बिस्किट के सतह पर जाता था, नहीं, तो दूध को हम लोग एडजॉर्बेट बोला करते थे। तो एडजॉर्बेट वो हुआ जो सतह पर जाएगा। अच्छा, ये इधर इधर देखो, एडजॉर्बेंट याद आ गया होगा। एडजॉर्बेंट वो पदार्थ है जिसके सतह पर कोई आता है। नहीं, एडजॉर्बेंट वो पदार्थ है, एडजॉर्बेंट वो सब्सटेंस है जिसके सतह पर कोई आता है, जिसके एडजॉर्बेंट वो पदार्थ है जिसके सतह पर ये एडजॉर्प्शन की घटना होती है। सतह पर आने की प्रक्रिया को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन हुआ किस पर, इस पर या इस पर? अरे ये तो आया है, एडजॉर्प्शन हुआ किस पर, इस पर ना। तो वो पदार्थ जिसके सतह पर एडजॉर्प्शन होता है, या फिर उसको आप ऐसे बोलो, वो पदार्थ जिसके सतह पर कोई आता है, उसी को हम लोग कहते थे एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेट, ये एडजॉर्बेट ये वो पदार्थ है जो किसी के सतह पर जाएगा, और एडजॉर्बेंट ये वो पदार्थ है, वो सब्सटेंस है जिसके सतह पर कोई आएगा। क्लियर हो गया? दोनों एकदम अच्छे से रिवाइज हो गया हम लोग का। एडजॉर्बेट वो पदार्थ है जो सतह पर आएगा, और एडजॉर्बेंट वो पदार्थ है जिसके सतह पर आएगा। अब चलिए हम लोग ले लेते हैं, ये देखिए एडजॉर्बेट ले लिए, दूध ले लिए हम लोग, और इसको हम लोग डाल रहे हैं एडजॉर्बेंट के सरफेस पर, इसके सरफेस पर। अब याद कीजिए कहानी को, है ना, हम लोग पढ़े थे जब एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट पर डाला जाता है, जब एक पदार्थ के कण को दूसरे पदार्थ के सतह पर डाला जाता है, तो सतह पर जाना एडजॉर्प्शन हुआ। और एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर ये पदार्थ इसके सतह पर आया है, अगर ये पदार्थ अच्छे से देखो, अगर ये पदार्थ इसके सतह पर आया है, तो इस पदार्थ और इस सतह के बीच में अट्रैक्शन है, आकर्षण है, नहीं तो छिटक जाता। नहीं, तो अगर ये पदार्थ इसके सतह पर आया है, इसका मतलब ये है कि इस पदार्थ और इस सतह के बीच में अट्रैक्शन है। और एक चीज़ हम लोग क्या सीख के रखे हैं, जहाँ अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, जहाँ अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, जहाँ अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी। और एक चीज़ और हम अच्छे से जानते हैं कि इसी में देखो, इसके और इसके बीच में अगर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन कैसे है, प्रूफ हो गया ना, क्योंकि ये इसके सतह पर आया है, और अगर ये इसके सतह पर आया है तो ये इसके सतह पर
तभी आ सकता है जब इसके और इसके बीच में क्या हो भाई, अट्रैक्शन हो। और जहाँ पर अट्रैक्शन होता है, जहाँ पर अट्रैक्शन होता है क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। नहीं, एनर्जी, या फिर आप इसको हीट भी कह सकते हो। हम नीचे लिख देते हैं, रुको रुको, ऊपर में लिखना पड़ेगा डिफिनेशन। हीट और एनर्जी क्या होगी भाई, रिलीज होगी। नहीं, अच्छा, इसी से और अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग एक ट्रिक बना दिए थे कि अगर पार्टिकल आया एनर्जी निकलेगा, अगर पार्टिकल आया एनर्जी निकलेगा, एनर्जी निकलेगा या फिर हीट निकलेगा या फिर उष्मा निकलेगा या फिर एंथैल्पी निकलेगा, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी पार्टिकल आएगा हीट या एनर्जी या उष्मा निकलेगी, है ना। और एक चीज़ और सीखे थे, वो ट्रिक याद कीजिए, अगर पार्टिकल आएगा तो एनर्जी जाएगा, और अगर एनर्जी आएगा तो पार्टिकल निकल जाएगा। एक बार फिर से बोलिए तो, पार्टिकल आएगा तो एनर्जी निकलेगा, और अगर एनर्जी आया तो पार्टिकल निकलेगा। तो कहीं से आप समझ लो, है ना। देखो, ये पार्टिकल आया तो क्या होगा, एनर्जी निकल जाएगा, हीट निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अगर पार्टिकल आया तो क्या निकल जाएगा, हीट या एनर्जी निकल जाएगा। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाइए, अगर आप थोड़ा सा पार्टिकल डालिएगा तो थोड़ा सा एनर्जी निकलेगा। अगर आप ज़्यादा पार्टिकल डाल दीजिएगा, ज़्यादा पार्टिकल अगर उस पर डाल दीजिएगा तो ज़्यादा हीट या एनर्जी निकल जाएगा, ज़्यादा उष्मा निकल जाएगी, ज़्यादा इंथैल्पी निकल जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कीजिए तो, अगर थोड़ा सा मॉलिक्यूल, थोड़ा सा पार्टिकल, थोड़ा सा कण अगर डाले तो एनर्जी भी थोड़ी सी निकलेगी, है ना। और अगर ये जो पार्टिकल है, अगर आप ये ज़्यादा ले लिए और ज़्यादा पार्टिकल को अगर डाले तो एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा निकलेगी, हीट क्या होगा, ज़्यादा निकलेगी, एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा निकलेगी, उष्मा क्या होगा, ज़्यादा निकलेगी। तो समझ में आया कि अगर थोड़ा सा पार्टिकल डालेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, अगर ज़्यादा पार्टिकल डालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, है ना जी। देखो, हीट है ना, हीट, ये कुछ लग रहा है कि ये उष्मा, ये भी निकलने वाली उष्मा है और ये भी उष्मा ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, अधिशोषण की उष्मा क्या है, तब उसको अब हम लोग डिफाइन करते हैं। अच्छे से समझिएगा, जब आप थोड़ा सा एड्जॉर्बेट को सतह पर डालें तो थोड़ा सा एनर्जी निकला, जब ज़्यादा एड्जॉर्बेट डालें तो ज़्यादा एनर्जी निकला। लेकिन अगर आप थोड़ा और ज़्यादा, कम और अधिक नहीं, कम कितना अधिक कितना वो सब नहीं, अगर पक्का आप 1 मोल एड्जॉर्बेट को डालें, कितना, 1 मोल। अब 1 मोल याद करो, 11th में बहुत डिटेल में हम पढ़ाए थे कि 2 अगर कहीं पर एक साथ रहा तो उसको 1 जोड़ा कहते हैं, 12 अगर एक साथ रहा तो 1 दर्जन कहते हैं, और अगर 6.022 इंटू 10⁻23 अगर इतना एक साथ रहा तो उसी को 1 मोल बोलते थे। नहीं, अगर 2 एक साथ रहा तो 1 जोड़ा, 12 एक साथ रहा तो 1 दर्जन, और अगर 6.022 गुना 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 अगर एक साथ रहा तो इसी को कहते हैं 1 मोल। तो 1 मोल का 1 मोल का मतलब 2 मत समझना, 1 मोल का मतलब 12 नहीं समझना, 1 मोल मतलब इतना, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब चलो अब आगे कहानी बढ़ाते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सुनना अच्छे से। जब थोड़ा सा आप पार्टिकल डालोगे तो थोड़ी एनर्जी निकलेगी, अब वो जो एनर्जी निकलेगी उसको हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, उस निकलने वाले हीट को हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन मत बोलना। अगर आप ज़्यादा पार्टिकल को डालें तो भी हीट निकलेगी, थोड़ा ज़्यादा ही हीट निकलेगी, ज़्यादा ही उष्मा उत्सर्जित होगी, तो उस उष्मा को भी आप हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन नहीं बोलोगे। जब आप पक्का 1 मोल एड्जॉर्बेट अगर डालिएगा, जब पक्का कितना 1 मोल एड्जॉर्बेट को जब सतह पे डालिएगा, पक्का 1 मोल एड्जॉर्बेट को जब सतह पे डालिएगा, तब जितनी उष्मा उत्सर्जित होगी, तब जितना हीट निकलेगा, तब जितना एनर्जी यहाँ पर निकलेगी, उसी हीट को, उसी निकलने वाले एनर्जी को, उसी निकलने वाले उष्मा को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। समझ में आया? तो ये जो हीट है ना, ये हीट या एनर्जी निकला है, हीट या उष्मा बोलो या एनर्जी बोलो, जो बोलना है यार, तो ये जो निकलने वाला हीट है ना, इसको हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलने का लाइसेंस तभी आपको मिलेगा जब आप 1 मोल एड्जॉर्बेट यहाँ पर ला के दिखाओ। अगर आप थोड़ा सा ला के दिखाओगे
तो सिर्फ आप उसको उष्मा बोलिए कि उष्मा निकला, लेकिन उस उष्मा को अधिशोषण की उष्मा बोलने का लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 5, 6, 7, 8, 10 मोल बहुत ज़्यादा ले लिए और बहुत ज़्यादा एड्सॉर्बेट को अगर इसके सतह पे डाले तो भी उष्मा निकलेगी, और हाँ बहुत ज़्यादा ही उष्मा निकलेगी, बहुत ज़्यादा ही हीट निकलेगी, लेकिन उस निकलने वाले हीट को भी अधिशोषण की उष्मा बोलने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। जब आप पक्का नाप के तौल के आप 1 मोल एड्सॉर्बेट को यहाँ पर डालिएगा, 1 मोल एड्सॉर्बेट को डालिएगा, तब जितना हीट निकलेगा, जितनी एनर्जी निकलेगी, जितनी उष्मा उत्सर्जित होगी, उसी हीट को, उसी निकलने वाले उष्मा को, उसी निकलने वाले एनर्जी को कहा जाएगा हीट और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसका मतलब समझ में आया कि ये हीट या एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन निकलने वाला ही उष्मा है। जिस तरह से जब हम लोग गैस को ऑन करते हैं, गैस चूल्हा को ऑन करते हैं, तो वहाँ से भी एनर्जी निकलती है ना, उसी तरह से ये भी निकलने वाली ही एनर्जी है। लेकिन हाँ, इस निकलने वाली एनर्जी को हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण की उष्मा तभी बोल पाओगे। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलने का लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप 1 मोल डालो। ओके, तो अब यहाँ तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि 1 मोल एड्सॉर्बेट को हमने यहाँ पर डाला है ना जी, 1 मोल एड्सॉर्बेट को हमने यहाँ पर डाला है। तो अगर 1 मोल एड्सॉर्बेट को आपने डाला, तब जितना हीट यहाँ पर निकलेगा, तब यहाँ पर जितनी एनर्जी निकलेगी, तब यहाँ पर जितनी भी उष्मा निकलेगी, आप उसको आराम से कह सकते हो हीट और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। समझ में आया? अगर 1 मोल से अगर कम कर दीजिएगा, तब फिर इस निकलने वाले हीट को आप ये नहीं कह सकते हो, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं कह सकते हो, यहाँ पर क्रॉस कर देना पड़ेगा, नहीं उसको नहीं कह सकते आप। हाँ, अगर आप 1 मोल से ज़्यादा ले लीजिएगा तो भी आपको कहने को इजाज़त नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पक्का 1 मोल एड्सॉर्बेट को अगर आप एड्सॉर्बेंट के सतह पे डाल दीजिएगा, तब जितनी उष्मा, जितना भी हीट निकलेगा, उसी निकलने वाले हीट को, उसी निकलने वाले एनर्जी को, उसी निकलने वाली उष्मा को आप कह दीजिएगा हीट और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। समझ आया? चलो अब इसको हम ना डेफिनेशन में हम लोग, अच्छा इस फिगर को भी लिख दो कि ये किस चीज़ का फिगर है भाई। तो ये फिगर दिखा रहा है हीट और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हीट और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब चलो इसको डिफिनेशन में हम लोग किसी तरह से लाने का कोशिश करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी ही हम डिफिनेशन बोलते हैं, ताकि जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो आपका स्क्रीन पे हिंदी आएगा, तो आप उसको देख के थोड़ा याद करने की कोशिश करना, कॉपी भी करने की कोशिश करना, और लास्ट में तो हम स्क्रीनशॉट का टाइम दे ही देंगे आपको। तो पहले आपको डिफिनेशन लिखना है, चाहे हिंदी लिख रहे हो आप, चाहे इंग्लिश लिख रहे हो आप, तो दोनों में से जो लिखना है आप पहले डिफिनेशन लिखिएगा, फिर ये फिगर बनाइए। ओके, तो चलिए पहले हिंदी में ही हम लोग डिफिनेशन बना लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या बोलिएगा? जब 5 मोल अच्छा, जब 3 मोल नहीं 3 मोल भी नहीं, जब कितना, जब 10 मोल ना, जब 1 मोल एड्सॉर्बेट को किसी एड्सॉर्बेंट के सतह पर संचित कराते हैं, तब उष्मा की जितनी मात्रा, हीट की जितनी मात्रा उत्सर्जित होती है, निकलती है, उसी उष्मा को अधिशोषण की उष्मा कहा जाता है। उसी उष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं। जब 1 मोल एड्सॉर्बेट को किसी एड्सॉर्बेंट के सतह पर संचित कराता है, 5 मोल नहीं, 10 मोल नहीं, 15 मोल नहीं, पक्का 1 मोल, तभी वो बोलने का लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो लाइसेंस खींच लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 ही मोल बोलते हैं। तो जब 1 मोल एड्सॉर्बेट को, कितना को, जब 1 मोल एड्सॉर्बेट को किसी एड्सॉर्बेंट के सतह पर संचित कराते हैं, तब उष्मा की जितनी मात्रा उत्सर्जित होती है, उसे ही अधिशोषण की उष्मा कहते हैं। देखिए यही आपका डिफिनेशन स्क्रीन पे आ रहा है, आप अच्छे से देखो। हाँ, और हम अब इंग्लिश लिखते हैं। हाँ, क्या फिर से एक बार बोल दें हिंदी? जब 1 मोल एड्सॉर्बेट को किसी एड्सॉर्बेंट के सतह पर, है ना, जब 1 मोल एड्सॉर्बेट को किसी एड्सॉर्बेंट के सतह पर डालते हैं, संचित कराते हैं, है ना, एक्यूमुलेट कराते हैं, तब उष्मा की जितनी मात्रा उत्सर्जित होती है, निकलती है ना, निकलती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण की उष्मा कहते हैं, अधिशोषण की उष्मा कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे भाई?
सबसे पहली बात कि ये वो हीट है, ये वो उष्मा है, ये वो गर्मी है जो बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। नहीं तो बाहर निकलती है तो हम लोग बोलेंगे क्या भाई, द अमाउंट ऑफ हीट, ये उष्मा की मात्रा है, लेकिन कौन सा, आने वाली कि निकलने वाली? निकलने वाली। हम लोग बोलेंगे विच इज रिलीज्ड, है ना, विच इज रिलीज्ड, जो कि उत्सर्जित होती है। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड। लेकिन रिलीज कब होगा? जब आप 1 मोल एडसॉर्बेट को एडसॉर्बेंट के सतह पर एक्यूमुलेट कराइएगा। तो इस बात को लिख दीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड when 1 mole of adsorbate accumulates, ठीक है, 1 mole of adsorbate accumulates on the surface of adsorbent, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एडसॉर्बेट accumulates on the surface of adsorbent is called heat or enthalpy of adsorption, ठीक है। हिंदी वाले भी देख रहे हो, इंग्लिश में भी हो गया, दोनों हो गया। और इसमें ना फिगर में एक और काम कर देना, इसको 1 बता देना, मतलब पहले ये आया और उसके बाद इसको कर दीजिएगा 2, मतलब फिर निकला। नहीं, पहले ये 1 मोल आया एडसॉर्बेट, तब जाके निकला। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना, पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जब आप 5 मोल एडसॉर्बेट डालोगे या 10 मोल डालोगे तब नहीं, जब पक्का 1 मोल एडसॉर्बेट को जब इस एडसॉर्बेंट के सतह पर डालिएगा तब उष्मा की जितनी मात्रा निकल जाएगी उसी को हम लोग बोलेंगे अधिशोषण की उष्मा, इंग्लिश में हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। चलो अब फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, हटा दें इसको हम। अब अगला टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अगर हम उसको छेड़ दिए तब तो क्लास बहुत लंबा चला जाएगा कल के जैसा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आज हम लोग यहीं पर स्टॉप हो जाते हैं और इसके बाद की कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे परसों। आप चौंक गए होंगे, सर कल होने वाला है एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मस्त टेस्ट, ठीक है। आप याद करो, हम लोग जब 11th में पढ़ रहे थे तो 11th में किसी बैच में 11 टेस्ट, किसी में 10 टेस्ट, किसी में 8 टेस्ट, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दिए थे, बड़ा मज़ा भी आया था। 12th में शायद 1-2 टेस्ट हुआ था या किसी में शायद अभी तक टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ होगा शायद। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो कल हम लोग देंगे एक मस्त, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट। अब कैसे टेस्ट देना है, आंसर आप मेरे तक कैसे पहुंचाइएगा, ये हम आपको बताएंगे कल हम आपको बोले थे कि हम आपको डेट बता देंगे, तो आज हमने आपको डेट बता दिया कि टेस्ट होने वाला है कल। आप प्रिपेयर हो जाइए, आप लेक्चर 1 को, लेक्चर 2 को, लेक्चर 3 को और आज के लेक्चर को अच्छे से रेडी करके रखो और एक अच्छे तरीके से आप 2 टेस्ट, है ना, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 और लेक्चर 4, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है ना। तो फिर भी आप इसको बहुत अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से रेडी करके रखो और बिल्कुल रेडी रहो एक मस्त ऐसे टेस्ट के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, है ना, और पढ़ना है?
अब नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।